शायद दिल्ली का मैसेज मुंबई बहुत साफ तौर पर पहुंचा है कि शिवसेना के आगे झुकने का नहीं है। अपने तरीके से काम कीजिए, सरकार चलाइए, सरकार बाद में नहीं चलती है, गिर जाती है तो फिर 2/3 बहुमत से जीतेंगे। कुछ इसी अंदाज में फडणवीस ने शिवसेना की हर मांग को ठुकरा दिया है और लगातार ये कह रहे हैं कि अब पहले बहुमत, उसके बाद बाकी आपका देखा जाएगा, बहुमत हासिल सदन के भीतर करेंगे बड़ा। लेकिन दस्तक में बात आज कुछ और होगी। दस्तक में बात दरअसल उस विस्तार को लेकर होगी जिस विस्तार की आहट सरकार के भीतर पिछले कई दिनों से है, लेकिन अब लगता है रविवार को हो जाएगी। एसआईटी की पहली रिपोर्ट क्या कहती है और वड्रा की खामोशी या कांग्रेस की खामोशी वड्रा को लेकर क्या मायने हैं, बताएंगे आपको। लेकिन इन सब के बीच आइए शुरुआत करते हैं इस बात को लेकर कि दरअसल जिस दिशा में अब मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री मोदी का जा रहा है उसमें पहली बार कैबिनेट विस्तार। आइए कौन कौन नाम हो सकते हैं, किस किस तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि रविवार को विस्तार लगभग माना जा रहा है। इसमें मनोहर पारिकर, कर्नल सुराराम जो कि राजस्थान से आते हैं, गजेंद्र सिंह जो राजस्थान के यानी 2 राजस्थान की नुमाइंदगी मानी जा रही है, वीरेंद्र सिंह मस्त उत्तर प्रदेश के हैं और गिरिराज सिंह जो बिहार के हैं, कई विवादास्पद बयान दिए थे चुनाव के वक्त में। ये 5 ने माने। लेकिन एक सवाल और है कि झारखंड, बंगाल और हरियाणा का कौन होगा, इनका प्रतिनिधित्व भी शून्य है। किन्हें लेकर झारखंड में चुनाव भी होने हैं। और दूसरी तरफ अगर मौजूदा मोदी सरकार देखे तो 21 कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें उसके अलावा 10 स्वतंत्र प्रभार, 18 राज्य मंत्री, 5 मंत्री और बन सकते हैं। सवाल एक मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का इसलिए है क्योंकि 50 अभी भी मंत्री अगर प्रधानमंत्री मोदी को मिला दिया जाए, 5 मिनिमम, मैक्सिमम 10 तक बन सकते हैं जो माना जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी 55 लोगों ने शपथ ली थी, लेकिन इन सब के बीच लगातार जिस बात का जिक्र हो रहा था उसमें यह था कि हम मैक्सिमम गवर्नेंस की दिशा में जा रहे हैं। इन सब के बीच मनोहर पारिकर गोवा से आए, मुलाकात की। मुलाकात से पहले क्या कह रहे थे और निकलने के बाद क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। इसके बारे में मैं आपको प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद ही बता सकता हूँ। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद इसका मतलब है कि आप दिल्ली में प्रधानमंत्री कहेंगे तो आप दिल्ली आने के लिए तैयार हैं? मैं अभी कुछ नहीं बताता हूँ, उनको मिलने के बाद ही बताता हूँ। अध्यक्ष जी की जो बात हो गई वो पार्टी के आंतरिक मामला है, उसके वजह वो प्रेस को कैसे बता सकते। कुछ इसके बारे में बात ही नहीं हुई। एब्सोल्युटली नो। मैं मुलाकात मांगा, रिक्वेस्ट की थी। वो जो इश्यूज थे गोवा के, एक ऑफिसर्स और दूसरे, वो चर्चा की, उसके सिवा कुछ बात नहीं। तो क्या पता भविष्य में गोवा के सीएम के रूप में रहेंगे या फिर? हाँ, ऑब्वियसली। सर ये मन की बात है speculation that you might come to Delhi in a different role in the union cabinet. I said I have not discussed or he has not discussed anything about that with me. So as of now the issue is dead. The news is dead. जब जा रहे थे तब जिक्र करके गए, बात करके बताऊंगा। जब लौट रहे थे तो उसमें जिक्र कर दिया कि दरअसल बात तो गोवा के मुद्दों को लेकर हुई। ये बात कहां से आ गई? इंतजार रविवार तक करना होगा या फिर राष्ट्रपति भवन को जब ये जानकारी दे दी जाए कि शपथ ग्रहण के लिए तैयारी करें, वक्त राष्ट्रपति का ले लिया जाए, या तो उस वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच हर राज्य में चुनाव के पहले जो कांग्रेस के भीतर की कसमसाहट होती है वो हर वक्त खुल के सामने आती है और दिल्ली को लेकर भी शायद नए तरीके से सामने आ रही है। दिल्ली में कोई चेहरा नहीं, लेकिन वो कौन सी टीम होगी? दरअसल गाहे बगाहे कहीं से 8 लोगों की टीम अगर खुद राहुल गांधी को मिला दें तो ये 9 चेहरे निकल कर आए। ये रत्न है। इस रत्न में जो चेहरे आप देख रहे हैं ये कमोवेश हर समुदाय को कहीं ना कहीं लेकर आते हैं, चाहे वो लवली हो, हारून यूसुफ हो, माकन हो, जेपी अग्रवाल हो, नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति। लेकिन दो चेहरे ऐसे हैं जिसमें आप देख रहे होंगे जिसमें जिक्र बार बार आएगा, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर का। ये नाम क्या है? ये लेके ये रत्न जो है आखिर वाकई क्या ये माना जाए कि यही वो रत्न है जिनके कंधे पर दिल्ली में चुनाव जिताने का भार सौंपा जाएगा? दरअसल सुबह जो खबर चली, शाम होते होते कांग्रेस कन्नी काटने लगी, लेकिन दोनों वक्त सामने नहीं आई कैमरे के। क्यों, किस रूप में, क्या वजह है? आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इन तस्वीरों की उम्र 30 बरस हो चुकी है, लेकिन इन 30 बरसों में शायद कुछ नहीं बदला, क्योंकि 84 के दंगों को लेकर 30 बरस बीतने के बाद भी दिल्ली की सियासत पर हर चुनाव के वक्त यह किसी घाव की तरह रिसने ही लगता है और सियासी मलहम लगाने से लेकर दाग छुपाने तक की पहल राजनीतिक तौर पर हर कोई करता है। नई मुश्किल फिर कांग्रेस के साथ आ खड़ी हुई है।
खासतौर से 84 के दंगों को लेकर कांग्रेस के नेता जो कटघरे में खड़े रहे, उनके भरोसे दिल्ली की सियासत क्या साधी जा सकती है? ये सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है और इसका अंदाजा इससे इस वक्त लगाया जा सकता है कि दिल्ली के लिए आज सुबह ही राहुल गांधी की दिल्ली की नई टीम के 2 नाम भीतर से बाहर आ गए। इसके बाद कांग्रेस के भीतर ही बवाल शुरू हो गया और पर्दे के पीछे कांग्रेस इन नामों को सामने रखने से कतराने भी लगी और नामों को छुपाने भी लगी। दरअसल सुबह ही खबर आई कि राहुल गांधी ने जिन 8 लोगों के कंधों पर दिल्ली चुनाव की जिम्मेदारी रखी है, उसमें जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का भी नाम है। जाहिर है इन 2 नेताओं का नाम सामने आते ही हर किसी को 84 के दंगे याद आ गए और दिल्ली की राजनीति में कई सवाल एक साथ खड़े होने लगे कि क्या वाकई कांग्रेस सिख समुदाय को लेकर मान चुकी है कि उनके वोट कांग्रेस को नहीं मिलेंगे? क्या राहुल गांधी पुराने खांटी जमीनी राजनीति करने वालों के कंधे को ही मजबूत मानने लगे हैं? क्या शीला दीक्षित को रेस से बाहर कर कांग्रेस दिल्ली में खुद को नए तरीके से गढ़ना चाहती है? यानी जिन 8 नेताओं की टीम पर राहुल गांधी दांव खेलना चाहते हैं, दरअसल 30 अक्टूबर को राहुल गांधी के घर पर सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इन सभी की बैठक हुई और उस बैठक में इन्हीं 8 नेताओं की मौजूदगी थी। और ये मौजूदगी का मतलब यह भी निकाला गया क्योंकि हर कोई हर एक तबके, वर्ग, समुदाय की नुमाइंदगी कर रहा था। यानी सज्जन कुमार को जाट वोट बैंक के मद्देनजर देखा गया। जगदीश टाइटलर को कांग्रेस के उस वोट बैंक के नजरिए से सामने लाने का प्रयास इस दौर में किया गया कि जो लोग टाइटलर को दोषी नहीं मानते वो कांग्रेस के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल है कि बैठक हुई, नाम तय हुए, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नामों का खुला ऐलान क्यों नहीं किया? और शीला दीक्षित चुनाव से दूर रहेंगी या फिर चुनाव के ऐलान के साथ ही शीला दीक्षित का नाम तुरुप के पत्ते की तरह सामने आ सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। याद कीजिए तो पिछले चुनाव में केजरीवाल के हाथों 26,000 वोट से शीला दीक्षित हारी थी। लेकिन अब क्या फिजा बदल चुकी है? हवा का रुख वाकई बदल चुका है? अगर ऐसा है तो शीला दीक्षित केजरीवाल को चुनौती देने के लिए क्या एक बार फिर मैदान में उतर सकती है? अगर ऐसा होता है तो झटके में दिल्ली की राजनीतिक बिसात पर प्यादों से ज्यादा वजीरों की तादाद बढ़ जाएगी और यह बेहद रोमांचकारी होगा। इसके लिए इंतजार करना होगा। 84 का साया दिल्ली चुनाव पर इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार एसआईटी का जिक्र पिछले दिनों तब दोबारा करने लगी जब 5 लाख मुआवजे का जिक्र आया जो केंद्र सरकार की तरफ से। फिर चुनाव आयोग ने पूछा तो फिर 5 लाख पे फैसला नहीं हुआ, इस बात का जिक्र आया। इसका एक मतलब बहुत साफ है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जिसके आश्रय चुनावी बिसात बिछाई जा सकती है, उस दिशा में सज्जन कुमार और टाइटलर का नाम कांग्रेस क्यों रख रही है? इतिहास के पन्नों को पलटे तो बहुत सारे नाम आपको याद आ सकते हैं कि दरअसल हर दंगे के साथ जो शख्स का नाम कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, वो शख्स राजनीतिक जीत भी हासिल करता है। कई फहरिस्त हैं, कई दंगे हैं इस दौर में, हर जहन में नाम आपको आ सकता है, चाहे वो 2002 का जिक्र कीजिए, उससे पहले भागलपुर का जिक्र कीजिए। लेकिन बात आज उस आगे की राजनीति की। दरअसल इस बैठक के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ कहने से कतरा रहे थे, लेकिन कुछ कह भी रहे थे। कांग्रेस की मदद कर सकती हूँ। मैं कांग्रेस की एक सदस्य हूँ और उसमें मेरा कमिटमेंट है, उसकी पॉलिसी से मेरा कमिटमेंट है। मैं तो इतना ही कहूँगी कि जो मदद मैं कर सकती हूँ, जो हो सकता है ज़रूर करूँगी, पर चुनाव नहीं लड़। जवाब मुझे मिल गया था पिछली दफ़ा कि काम करिए मगर अब आपकी ज़रूरत नहीं है, तो उस जवाब को स्वीकार करती हूँ। राहुल जी ने हम सबसे राय ली थी और हमने उनको विषय पर एक तरीके से जैसे बताते हैं, जानकारी देते हैं, जानकारी दी थी। हमने तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन और भी जो कांग्रेस के लोग उस दिन मौजूद नहीं थे, किसी कारण से नहीं आ पाए थे, उन सब की भी उतनी जिम्मेवारी है जितनी मेरी, सज्जन कुमार की, टाइटलर की, अजय माकन जी की, लवली जी की, अरुण जी की। कांग्रेस की मुश्किल क्या है? कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल बहुत सारी हो सकती है, लेकिन इस दौर में सबसे आगे रॉबर्ट वड्रा खड़े हो गए हैं। जरा समझने की कोशिश कीजिए कि रॉबर्ट वड्रा कैमरे के सामने जो कर गए उसका मतलब राजनीतिक इतिहास में क्या होता है। कांग्रेस की लगातार वाड्रा को लेकर खामोशी क्या कांग्रेस की हर हार की वजह है? दौर में भारी पड़ रही है। दरअसल कैमरा जो सच बता देता है उसके आगे सारे कथन छोटे पड़ जाते हैं और लोगों के जहन में सिर्फ और सिर्फ यही तस्वीर बस जाती है।
ये वक्त तो फिर भी टेलीविजन और सोशल मीडिया का है, लेकिन याद कीजिए और देख भी लीजिए 1960 में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनावी बहस कुछ इस तरीके से हुई थी और पहली बार 7 करोड़ अमेरिकियों ने टीवी पर लाइव देखा और उस चुनाव में निक्सन हार गए, कैनेडी जीत गए। तब भी और आज भी राजनीतिक पंडित यही कहते हैं कि निक्सन उस दिन चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि निक्सन ने दाढ़ी नहीं बनाई थी। कुछ इसी तर्ज पर रॉबर्ट वड्रा की ये तस्वीर सब कुछ कह देती है। जवाब इस वक्त भी नहीं आया और याद कीजिए तो पहली बार दिसंबर 2013 में पहली बार रॉबर्ट वड्रा को कटघरे में खड़ा किया गया था और उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए सब में लगातार कांग्रेस को हार मिलती रही। कांग्रेस इस दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हार चुकी है। लोकसभा की करारी हार के बाद तो विपक्ष की हैसियत भी कांग्रेस की नहीं बची और अब सामने दिल्ली, झारखंड और जम्मू कश्मीर है। असल में कांग्रेस की मुश्किल यह है कि हर चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के भीतर से ही ये आवाज उठती है कि प्रियंका लाओ, देश बचाओ। तो क्या दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में बीजेपी की सत्ता होने के बावजूद अभी तक बीजेपी ने प्रियंका गांधी को साधने के लिए ही रॉबर्ट वड्रा को कटघरे में खड़ा नहीं किया है या फिर कटघरे में खड़ा किया है तो कार्रवाई शुरू नहीं की है? हालांकि वड्रा के करीबी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और 2 हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज कर दी। वे ये भी पूछते हैं कि मोदी सरकार ने 6 महीने में वड्रा की जांच शुरू क्यों नहीं की? लेकिन सवाल फिर उसी छवि का है जो जनता के बीच बनती है। 1960 में निक्सन चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि उनकी छवि दाढ़ी न बनाने की वजह से उस वक्त धूमिल हुई थी और वड्रा की छवि किसी कांग्रेस के सफाई देने से साफ नहीं होगी, बल्कि बीजेपी की कानूनी कार्रवाई और कानूनी लड़ाई में वड्रा के साफ होने के बाद ही साफ होगी। तो जाहिर है ये तुर्क का पत्ता बीजेपी कब चलती है इसका इंतजार करना होगा, अन्यथा तब तक वड्रा और कांग्रेस की हार कुछ उसी तरीके से होगी जैसे 1960 में निक्सन दाढ़ी न बनाने की वजह से चुनाव हार गए। दरअसल जो छवि जनता के जहन में आती है वो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कैमरे ने पकड़ लिया, छवि अक्सर कुछ निर्णयों को लेकर भी आती है। सरकार बेहतरीन काम करे लेकिन इन सब के बावजूद भी वीपी सिंह बहुत जल्दी निपट गए। राजीव गांधी 5 बरस पूरे नहीं कर पाए। चंद्रशेखर तो सोना बेचने के या गिरवी रखने के स्थिति में आकर खड़े हो गए और जनता ने कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत सारे सवाल है लेकिन इन सब के बीच हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्लैक मनी को लेकर जितना उछाल चुनाव के दौर में आया, चुनाव के बाद वो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ठंडे बस्ते में डालने की स्थिति में लाने से पहले मन की बात के जरिए ये निकल कर आया कि दरअसल हमें नहीं पता है इसका क्या मतलब है। लेकिन आइए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है। मेरे देशवासी, आपके इस प्रधान सेवक पे आप भरोसा कीजिए। मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है वो पाई पाई वापस आनी चाहिए। काले धन का जिक्र करते करते प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के दौरान ये तो कह गए कि लाएंगे जरूर, लेकिन यह सवाल कहीं पीछे छूट गया कि कितना पैसा है। लेकिन चलिए आज बात आगे की कि क्या वाकई पाई पाई पैसा लाने का वादा पूरा कर पाएगी सरकार। आज तक के पास है काले धन पर बनी विशेष जांच दल समिति यानी एसआईटी की पहली रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उससे साफ है कि मोदी सरकार के लिए मिशन काला धन बेहद मुश्किल है। और आज तक को मिले दस्तावेज के मुताबिक एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है या सीधे कहें इस बात की जानकारी दी है कि एचएसबीसी बैंक ने भारत को काले धन कुबेरों की जो सूची सौंपी है उसमें बैंक स्टेटमेंट और खाता खोलने जैसी बुनियादी जानकारी तक नहीं है। इतना ही नहीं, 628 नामों में से 289 लोगों के खाते में कितना काला धन है इसका कोई अता पता नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 329 लोगों के रकम का ही जिक्र है। एसआईटी रिपोर्ट पर आज तक के मिले एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ज्वाइंट अकाउंट या लाभार्थी की वजह से 122 नामों का इसमें दोहराव है। 142 मामलों में तलाशी और जब्ती के स्तर पर जांच चल रही है। 8 मामलों में सर्वे चल रहा है। 418 मामलों में खुली जांच है। और तो और एसआईटी के मुताबिक 2002 से 2011 के बीच भारत में $3,43,922 मिलियन काला धन था। 2011 में भारत में $84,933 मिलियन काला धन था।
एसआईटी उन्हीं मामलों की जांच कर रही है जिसके बारे में सीबीआई ने जानकारी दी है। और एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 2011 के बीच काले लेन देन में बड़े पैमाने पर तेजी आई। एसआईटी चाहती है कि डबल टैक्सेशन को लेकर सरकार अपनी नीति को बदले और एसआईटी यह भी प्रावधान चाहती है जिससे खातों के बारे में जानकारी संबंधित जांच एजेंसियों से साझा की जा सके। आज तक के हाथ में काले धन पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ये पहली रिपोर्ट है जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करी है। ये सील्ड कवर में जमा की गई थी, लेकिन ये सच बताती है। सच ये बताती है कि 289 लोगों के नाम के आगे बैलेंस शून्य है और 122 ऐसे नाम हैं जो कि रिपीट एंट्रीज हैं, यानी खोदा पहाड़ निकली चुहिया। और जाहिर है प्रधानमंत्री ने रविवार को खुद ही कहा था कि विदेशों में कितना काला धन जमा है उन्हें नहीं पता। एसआईटी रिपोर्ट से भी इसकी तस्दीक होती है। साफ है सरकार के लिए पाई लाना आसान नहीं होगा और मिशन काला धन बेहद मुश्किल है। आशीष महर्षि, दिल्ली, आज तक। मुश्किल तो है लेकिन इंतजार पहली बार कैबिनेट विस्तार का है जो रविवार को होने वाला है। 2 नाम और जुड़ रहे हैं, इसमें जयंत सिन्हा का नाम भी जुड़ रहा है झारखंड से। हालांकि झारखंड से एक मंत्री हैं जो राज्य मंत्री हैं। प्लेइंग इट माई वे, जी, ये सचिन तेंदुलकर की नई किताब का नाम है जिसका आज रंगारंग कार्यक्रम में विमोचन हुआ। तमाम हस्तियों की मौजूदगी, लेकिन सबसे भावपूर्ण दृश्य था जब रमाकांत अचरेकर मंच पर पहुंचे और उन्हें पहली किताब की कॉपी दी। पहली कॉपी माँ को देकर आए थे और मंच पर, लेकिन इस हॉल में माँ नहीं आई थी। गुरु को दिया गया तो याद आ गया, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागो पाओ। एक ऐसा दृश्य था, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। जी, यही वो दृश्य है।